Hey guys, welcome back to our channel विधि विज्ञानपुर। myself अजय शर्मा and dear students, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि ये है अपना लेक्चर नंबर 12 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जो कि आपका क्लास 10th का टॉपिक है। सो बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो होगी वो लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की। इस चैप्टर के बाद हम लोग कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबल वी विल स्टार्ट विथ आवर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इज दैट क्लियर? सो बच्चों, ये हमारा लास्ट लेक्चर है। तो अगर आपने इसके पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है और अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप YouTube पे जाके सर्च करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बाय विधि विज्ञानपुर और आपको वीडियोस मिल जाएगी। और बच्चों, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से भी आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। सो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इन्फॉर्म किया था कि फ्रॉम मंडे, दैट इज फ्रॉम टुमारो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर बायोलॉजी क्लासेस एंड ऑल्सो हिस्ट्री क्लास। सो बच्चों, मैं बता दूं आपको कि बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे और हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे। सो बच्चों, जो आपकी बायोलॉजी और हिस्ट्री की जो क्लासेस चलेगी, डेली आपको क्लासेस मिलेंगी। सो ये जो आपकी क्लासेस होगी मोस्टली जनरली, या फिर आपकी जो ये भी क्लासेस हैं ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बेस्ड होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बेस्ड होगी। ये किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं है, ना ही क्लास 10th के लिए, या फिर ना ही क्लास 11th के लिए, ना ही क्लास 12th के लिए। ये हर बच्चे देख सकते हैं, जो बच्चा कोई कंपटीशन एग्जाम में फाइट करना चाहता हो। ठीक है ना? और मैं आपको बता दूं कि जो सिलेबस आता है इसके अंदर, मोस्टली सिलेबस अब क्लास 10th का आता है, क्लास अप टू क्लास 10th का आता है, बट कुछ पार्ट अब क्लास 11th का भी आ जाता है। सो बच्चों, ये अपना बायोलॉजी और हिस्ट्री का सिलेबस रहेगा कि बायोलॉजी और हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी आपका कंपटीशन एग्जाम्स में जो सिलेबस आता है ना, वो वाला पूरा हम लोग पोर्शन करेंगे। ठीक है? और बच्चों, ये दोनों आपकी क्लासेज होंगी। ये क्लासेस आपकी लेंगे मिस नीतू मैम, आप क्लासेस लेंगे ये। सो कल से ये आपको वीडियोस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। सो बच्चों, आप जो भी क्लास 10th के बच्चे हैं, क्लास 11th और क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप उन सबको ये वीडियोस शेयर कर देना और कल से आपको रेगुलर क्लास मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है? बायोलॉजी एंड हिस्ट्री क्लास बाय मिस नीतू मैम। इज दैट क्लियर? सो पिछली वाली वीडियो पे एक डाउट आया था कि सर, जो आप लोग बायोलॉजी क्लास स्टार्ट कर रहे हो कौन सी क्लास के लिए है। तो मैंने इसके लिए बता दिया कि ये जो बायोलॉजी क्लासेस होंगी आपकी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए होगी। तो ये हर बच्चे देख सकते हैं, क्लास 11th 10th और 12th के बच्चे, या फिर कोई भी बच्चा जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा। ठीक है? सो बच्चों, अभी हम लोग बायोलॉजी और हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद अगर हमारे पास थोड़ा टाइम मिला तो हम लोग कोई दूसरा चैप्टर, दूसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर लेंगे। एक बार मैंने आपको मैथ का भी स्टार्ट करवाया था, बट बच्चों अभी इतना टाइम नहीं है। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं मैथ का क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा। सो फिर आपके पास बचेगा कौन सा क्लास? मैं मैथ का क्लास आपको स्टार्ट करवाऊंगा ही, फिजिक्स भी मैं आपको करवा दूंगा ही कंपटीशन एग्जाम्स का, बायो आपका स्टार्ट हो ही रहा है, हिस्ट्री आपका स्टार्ट हो ही, कल से स्टार्ट हो ही रहा है। सो बच्चों, एक तो आपको केमिस्ट्री बचता है और ये फिर हिस्ट्री वाला पोर्शन, पॉलिटिकल साइंस वगैरह बचता है, तो उसका भी हम लोग देखेंगे। जब जब टाइम मिलेगा हम लोग नए नए सब्जेक्ट्स लेके आ जाएंगे। ठीक है? सो ये जो अपनी कल क्लासेस होंगी बायोलॉजी और हिस्ट्री की, आप इसको मन लगा के शेयर करें। आप उसको इतना शेयर करें कि जो आपकी नीतू मैम आएगी वो मोटिवेट होए, है ना, उनको भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिले। ठीक है? उनको भी पता चलना चाहिए कि जो विधि विज्ञानपुर के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने अच्छे हैं, कितना मन लगा के पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो जम के शेयर करना इन वीडियोस को। ठीक है? फुल इंटरेस्ट के साथ देखना। इज दैट क्लियर? सो बच्चों, अब हम लोग अपनी लास्ट वीडियो पे आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। सो इस पिछली वाली वीडियो में एक डाउट आया था बच्चे का कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ा था ना, उसमें एक डाउट ये आया था कि सर आपने S30 क्यों लिया और आपने A30 क्यों नहीं लिया। आई थिंक यही डाउट था। अगर वो बच्चा आज भी देख रहा है तो जो मैंने उसकी डाउट को जो मैंने समझा, उसका मतलब यही था
कि A30 आपने क्यों नहीं लिया सर, आपने S30 क्यों लिया। सो बच्चों ये वाली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या था। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने क्या है कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क काम करने को लिया था, ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हुआ था उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि अगर वो कॉन्ट्रैक्टर एक दिन डिले करता है, 1 डे का डिले करता है, ठीक है, तो बच्चों उसको कितने रुपीस देने पड़ते हैं, 200 रुपीस देने पड़ते हैं, है ना। फिर उसके बाद अगर वो 2 दिन का डिले करता है ना, 2 डेज का डिले, अगर वो, या फिर मैं ऐसे बोलूं, अगर वो काम में डिले करता है ना, अगर वो काम में डिले करता है, तो बच्चों आप ऐसा समझ के चलो कि अगर मेरा फर्स्ट डे, उसको कितना पेनल्टी लगेगा, फर्स्ट डे उसको लगेगा 200 रुपीज, ठीक है। अगर जो कंस्ट्रक्शन जो वो क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर है, वो उस काम को करने में डिले कर रहा है, ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट डे है ना, फर्स्ट डे उसको देना पड़ेगा 200 रुपीज का पेनल्टी, सेकेंड डे उसको देना पड़ेगा 250 रुपीज का पेनल्टी, ऐसे ही थर्ड डे उसको देना पड़ेगा 300 रुपीज का पेनल्टी। ये कंप्लीट नहीं बता रहा, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो आपका 250 है ना, ये सेकेंड डे का है, 200 आपका ये 1 डे का है। तो बच्चों अब देखो, अगर जो आपका कंस्ट्रक्शन वर्कर है वो 2 दिन का डिले करता है, 2 दिन का डिले करता है ना, तो उसको कितना रुपए देना पड़ेगा, फर्स्ट डे के लिए उसको देना पड़ेगा 200 का पेनल्टी, और बच्चों सेकंड डे के लिए उसको देना पड़ेगा 250 रुपीज का पेनल्टी। तो बच्चों उसको टोटल 450 रुपीज देने पड़ेंगे अगर वो अपने काम को 2 दिन डिले करता है। ऐसे ही अगर वो 3 दिन डिले करता है तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 300 प्लस 200 500, 500 प्लस 250 दैट इज 750 रुपीज उसे देने पड़ेंगे एज ए पेनल्टी अगर वो 3 दिन काम लेट करता है। आई बात समझ में। ये जो हमें प्राइस दे रखी है ना, ये दे रखा है फर्स्ट डे पे इतना देना पड़ेगा, सेकंड डे पर उसको इतना देना पड़ेगा, थर्ड डे पर उसको इतना देना पड़ेगा, और ये ऐसा चलता जाता है, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन था उसमें ये बोला गया था कि हाउ मच मनी ही हैज टू पे इफ ही डिलेज वर्क बाय 30 डेज। तो बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर वो 30 डेज का डिले करता है तो उसको कितना रुपये देना पड़ेगा एज ए पेनल्टी। तो बच्चों 30 डेज का डिले का मतलब है कि फर्स्ट डे उसने 200 रुपीज का पेनल्टी दिया होगा, सेकंड डे 250, 300 ऐसे है, फिर आगे 350 और फिर 400। तो बच्चों अगर हमें टोटल डिले निकालना है, हमें टोटल पेनल्टी निकालनी है, सो वी विल हैव टू डू S30, हमें S30 करना पड़ेगा, ना कि A30 हमें करना पड़ेगा। A30 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, A30 का हो जाएगा कि उसे 30th डे का कितना पेनल्टी देना पड़ेगा, 30वें दिन के लिए उसको कितना पेनल्टी देना पड़ेगा। आई बात समझ में, 30वें दिन के लिए उसको इतना पेनल्टी देना पड़ेगा A30 के इक्वल। बट अगर वो कंप्लीट टोटल आपसे पूछ रहा है कि टोटल उसको कितना रुपीस देना पड़ेगा, सो उस केस में हमें S30 फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज वी विल हैव टू फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म्स। इज दैट क्लियर? तो आई होप उस बच्चे की डाउट क्लियर हो गई होगी। सो वो कमेंट करके जरूर बता दे कि उसकी डाउट क्लियर हो पाई या फिर नहीं हो पाई, या फिर उसका कोई दूसरा डाउट था तो वही मुझे बता दे, है ना। जो मैंने उसका डाउट समझा वो यही डाउट समझा है, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का। एक्सरसाइज, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग एक्सरसाइज 5.4। सो बच्चों मैं बता दूं ये आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है। तो ऑप्शनल का मतलब ये है कि बच्चों ये एग्जाम्स पर्पस के लिए नहीं है, ठीक है ना, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो बच्चों मैं बता दूं आपको ये ओनली ये एनसीईआरटी वाले बच्चों के लिए ऑप्शनल है। सॉरी, जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं ना, जो सीबीएसई बोर्ड से 10th एग्जाम देने वाले हैं
उनके लिए ऑप्शनल है। दैट मीन्स अगर वो सीबीएसई वाले बच्चे को अगर वीडियो देख रहा है तो वो चाहे तो इस एक्सरसाइज कर सकता है या फिर उसको चाहे तो स्किप भी कर सकता है, छोड़ भी सकता है। बट बच्चों जो भी आरबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। उनमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखे आप लोगों को। तो बच्चों अब आपकी मर्जी है, सीबीएसई वाले बच्चे अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो ना करें। बट आरबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए एक्सरसाइज बहुत ही कंपलसरी है। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, जस्ट 5 क्वेश्चन है इसमें। सो इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विच टर्म ऑफ द एपी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 is its first नेगेटिव टर्म। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के समझ आ गया आप लोगों को? क्वेश्चन पढ़ के समझ आ गया कि हमें वो टर्म निकालनी है। विच टर्म मतलब ऐसी कौन सी टर्म होगी जो टर्म क्या हो आपकी नेगेटिव टर्म हो, है ना। मतलब कि हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म पता करना है कि वो कौन से नंबर की टर्म होगी। सो बच्चों अगर वो टर्म मुझे नेगेटिव चाहिए, अगर मुझे टर्म नेगेटिव चाहिए, देखिए कि 4 नेगेटिव टर्म मतलब क्या है कि जो आपका an है वो लेस देन 0 होगा। अरे बच्चों अगर मेरा an लेस देन 0 होगा तभी तो आपका नेगेटिव टर्म होगा ना, तभी वो आपका नेगेटिव टर्म होगा। सो बच्चों मैं बोल देता हूं कि लेट nth टर्म दैट इज an इज नेगेटिव। ठीक है। सो बच्चों अब हमें सिंपली फॉर्मूला यूज करना है। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a का वैल्यू है अपने पास 121, या फिर इसको हम लोग बाद में लिख देंगे, इसको हम लोग लिख देते लेट nth टर्म बी an। ठीक है। सो बच्चों an इक्वल्स टू 121 प्लस n माइनस 1 इंटू वॉट इज d? d इज माइनस का 4। ठीक है ना, माइनस का 4 है। चलिए इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। सो 121 माइनस का 4n प्लस 4। सो बच्चों 125 माइनस का 4n, ये मेरे पास an का वैल्यू आ गया। इज दैट क्लियर? नाउ an क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an शुड बी लेस देन 0, तभी तो आपका वो नेगेटिव टर्म होगा। सो बच्चों इट मीन्स 125 माइनस 4n लेस देन 0। यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ? यही मतलब हुआ ना। अब 125 लेस देन 4n, यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ? इसको मैं ऐसे बोल दूं कि 4n is greater than 125, 4n is greater than 125, that means बच्चों n is greater than 125 upon 4। जरा इसको कैंसिल करते हैं। सो कितना आ रहा है देखिए, n is greater than 4 3 12, 31.1 कुछ हो रहा है ना। सो बच्चों देखो मैंने क्या बताया था आपको कि n हमारा कभी भी डेसिमल में नहीं आएगा, है ना। और हमें क्या चाहिए? हमें n का वैल्यू, हमें जो आपका an है वो क्या चाहिए? हमें an क्या चाहिए? लेस देन 0 चाहिए। तो बच्चों आपका जो an है वो लेस देन 0 कब होगा? कि जब मेरा n का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 31.1, ग्रेटर देन 31.1। सो बच्चों
इसका मतलब क्या है, देखिए कि अगर मैं n की वैल्यू मेरी 32 होगी ना, या फिर n की वैल्यू 33 होगी, n की वैल्यू 34, n की वैल्यू 35, सो बच्चों 31 से आगे की जितनी भी मेरी टर्म्स होगी वो सारी आपकी टर्म्स क्या होगी, आपकी नेगेटिव ही टर्म होगी। ये बात समझ आई क्या, कि 31 के बाद मेरी जितनी भी टर्म्स होगी ना, है ना, 31st टर्म के बाद मेरी जितनी भी टर्म्स होगी वो सारी की सारी नेगेटिव टर्म्स होगी। इज दैट क्लियर, वो सारी की सारी नेगेटिव टर्म्स होगी। सो बच्चों हमें कौन सी टर्म निकालनी है, हमें वो n की वैल्यू निकालनी है जिस पर मेरा क्या हो, फर्स्ट नेगेटिव टर्म आए। तो बच्चों आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कहां पे आएगी, जब मेरी n की वैल्यू कितनी होगी, 32 होगी। दैट मीन्स फॉर n इक्वल्स टू 32 an इज नेगेटिव। आई बात समझ में, फॉर n इक्वल्स टू 32 an इज नेगेटिव। इज दैट क्लियर? आया बात समझ में, क्वेश्चन समझ आया बच्चों? हमें इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना था कि विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सी इस एपी की टर्म क्या होगी, नेगेटिव होगी। दैट मीन्स बच्चों हमें n की वो वैल्यू निकालनी है जिस पर क्या हो, an क्या बने मेरा, लेस देन 0 बने। सो बच्चों मैंने an का वैल्यू फाइंड कर लिया, मेरे पास AP था, मैं निकाल सकता था, तो an का वैल्यू आया मेरे पास 125 माइनस 4n, दिस इज लेस देन 0। तो यहां से मेरे पास n की वैल्यू आई n इज ग्रेटर देन 31.1। सो बच्चों मुझे बताओ कि n इससे बड़ा होना चाहिए, तो क्या क्या n की वैल्यू पॉसिबल्स है, 32, 33, 34, 35, इससे आगे कितना भी हो सकता है ना। तो बच्चों इस 31st से बाद में जितनी भी मेरी टर्म्स होगी ना वो सारी क्या होगी, नेगेटिव ही टर्म्स होंगी, सारी की सारी नेगेटिव ही होगी। बट हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म पता करनी है, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी आपकी, 32nd विल बी आवर फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस AP। इज दैट क्लियर? तो बच्चों फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, बायोलॉजी क्लासेस के लिए कल से बायोलॉजी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। नीतू मैम आपको पढ़ाएंगे। सी इज फ्रॉम बीकानेर, नीतू मैम इज फ्रॉम बीकानेर, ठीक है। सो वो कल से आपको बायोलॉजी और हिस्ट्री क्लासेस पढ़ाएंगे। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आपको उन क्लासेस को शेयर करना है ताकि जो मैम आए वो भी थोड़ा इंस्पायर हुए। सो बच्चों अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज क्वेश्चन नंबर 2 इज सम ऑफ थर्ड एंड 7th terms of an AP is 6 and their product is 8. Find sum of first 16 terms। तो बच्चों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि द सम ऑफ थर्ड एंड 7th टर्म ऑफ एन AP इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ AP। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है बच्चों कि A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6 एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन कि A3 इंटू A7 इज इक्वल टू 8। तो हमें इन दोनों कंडीशंस का यूज करके हमें A और D की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर मैं इजिली फाइंड करता हूं, सम कर सकता हूं ना। यस। सो बच्चों व्हाट इज A3? A3 इज A प्लस 2D, है कि नहीं? A3 is A plus 2D. Now what is A7? A7 is A plus 6D, है कि नहीं?
यस, इक्वल टू 6। चलिए बच्चों ऐड कर दीजिए। सो 2a प्लस 8d इक्वल टू 6 एंड यहां से a प्लस 4d इक्वल टू 3 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों हमें सेकेंड इक्वेशन यहां से मिलेगी कि a3 इंटू a7 इज इक्वल टू 8। सो बच्चों व्हाट इज a3? a3 इज a प्लस 2d इंटू a7 इज a प्लस 6d एंड इन दोनों का प्रोडक्ट गिवन है 8 के इक्वल। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप। मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर हम लोग एक बात और कर सकते हैं इसमें, बट वो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं फिर। अब इनको आप ओपन कर दो ब्रैकेट्स को। सो a इंटू ए दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 12ad। सो आई थिंक इट विल बी बेटर कि मैं पहले यही वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट कर दूं। सो बच्चों यहाँ से हमारे पास a का वैल्यू कितना है? a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d है ना, 3 माइनस 4d, a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d। तो इस वैल्यू को मैं इसमें रखूंगा ताकि मेरा एक कंप्लीट किस में बन जाए? d में इक्वेशन बन जाए। सो बच्चों 3 माइनस 4d प्लस 2d एंड यहाँ भी 3 माइनस 4d प्लस 6d इक्वल टू 8। और ये तो हमारे लिए बहुत ही फायदे वाली इक्वेशन बन रही है। देखा 3 माइनस 2d एंड यहां से क्या होगा? ये 3 प्लस 2d इक्वल टू 8। गजब, ये क्या बन गया मेरा? a माइनस बी एंड a प्लस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो बच्चों 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2d का स्क्वायर इक्वल टू 8। So this will be equal to minus of 4d square equal to 8 minus 9, that is बच्चों minus 4d square equal to minus 1। इधर का मैं हटा रहा हूं। सो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बच्चों हमारे पास d स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ रही है 1/4। d स्क्वायर की वैल्यू है 1/4। दैट मीन्स बच्चों d की वैल्यू कितनी होगी मेरी? प्लस माइनस हाफ होगी। तो यहां पे बच्चों हमारे पास d की 2 वैल्यूज आ रही है, d की 2 वैल्यूज आ रही है। ठीक है, चलिए अब देखिए फॉर d इक्वल्स टू हाफ, फॉर d इक्वल्स टू हाफ हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है कि a का वैल्यू कितना होगा। सो बच्चों व्हाट इज a? हमारे पास a कितना है? a इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4d है ना, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो आप। सो 3 माइनस 4 इंटू हाफ, ये कैंसिल हो गया। 3 माइनस 2 कितना हुआ? 1। दैट मीन्स बच्चों जब मेरे पास d की वैल्यू हाफ है ना, तो a का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। सेकंड, जब बच्चों d का वैल्यू माइनस हाफ है, when d is equals to माइनस हाफ, सो बच्चों a का वैल्यू कितना होगा? देखते हैं जरा। सो 3 माइनस 4 इंटू माइनस हाफ, 3 माइनस 4 इंटू माइनस हाफ। सो बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 3 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 5। तो हमें a और d का 2 सेट मिला है ना, हमें a और d का 2 सेट मिला है। ठीक है ना। सो बच्चों when a is equals to what? 1, d is equals to half, a equals to 1, d equals to half, और हमें सम निकालना है कहाँ तक का? 16 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। तो इस वाली सिचुएशन में क्या होगा? मेरा s16 विल बी इक्वल टू वोट n/2, दैट इज 16/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n-1, दैट इज 15 इंटू d है अपना हाफ। इज दैट क्लियर? सो बच्चों 16/2 this will be equal to 8. So 8 into 2 plus 15/2, so 4 plus 15 19 19/2, ये कैंसिल हो गया इससे।
वो 19 टू जा 38, 38 का 6 76। तो बच्चों हमारे पास एक सम तो आ गया 76। ये कब आया है? जब a का वैल्यू 1 और d का वैल्यू हाफ है। अब दूसरा सेट क्या बनेगा कि जब मेरा a का वैल्यू 5 है और d का वैल्यू माइनस हाफ है, तब मेरा सम कितना आएगा, जरा ये भी देखते हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो ऑप्शंस आएंगे। सो बच्चों जब d का वैल्यू माइनस हाफ है और a का वैल्यू 5 है और n का वैल्यू 16 है, तब हमारे पास सम कितना आता है, तो जरा देखते हैं। सो 16/2 2 into 5 plus n minus 1, that will be equal to 15, 15 minus half. So बच्चों this will be equal to 8 into 10 minus 15/2. So 10 2 जा 20, 20 minus 15 5, 5 upon 2, 5 4 जा 20। So बच्चों हमारे पास एक तो सम का वैल्यू है 20 और दूसरा कितना है 76। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो आंसर आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि d की वैल्यू 2 आई थी, है ना, और उन d की दो वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमारे पास a का भी 2 वैल्यू आया। दैट मीन्स बच्चों हमारे पास 2 AP बन सकती है ना, 2 AP बन सकती है ना, इसीलिए हमारे पास 2 सॉल्यूशन निकल के आए हैं। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। Now students, a very important question both for your CBSE exam and for your RBC exams कि a ladder has rungs में आपको बताऊंगा क्या होता है। देखिए 25 centimeter apart, the rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter at bottom to 25 centimeter at the top. If the top and bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of wood required for rungs? तो बच्चों देखिए जरा, अगर आपने लेडर को ध्यान से देखा होगा, जो लकड़ी वाली जो शेडी होती है ना, उसको ध्यान से देखा होगा, तो बच्चों उसकी शेप कैसी होती है कि बॉटम से तो वो वाइड होती है, ब्रॉड होती है, और जैसे जैसे मैं टॉप की तरफ बढ़ता हूं तो उसका जो लेंथ है ये कम होता जाता है ना। सो बच्चों ये बीच में जो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, बीच में जो आपके इस टाइप की जो लकड़ी लगी रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं रंग्स। तो ये रंग्स है आपका, ये भी एक रंग है और ये भी आपका रंग्स है, तो इनका बोलते हैं हम लोग रंग्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? सो बच्चों ऐसे ये रंग्स लगे हुए हैं, इसके अंदर कितने लगे हुए हैं ये इसने ये बात नहीं दे रखी, तो बाकी इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है कि जो दो रंग्स है ना, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 25 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये डिस्टेंस गिवन है आपका 25 सेंटीमीटर, ऐसे ही ये डिस्टेंस भी आपका 25 सेंटीमीटर है। ऐसे ही बच्चों दो रंग्स के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 25 सेंटीमीटर है। इसके आगे बोल रखा है ये कि जो आपकी जो बॉटम वाली जो रंग है ना, उसका जो लेंथ है वो कितना है 25 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये बोल रखा है ये 25 सेंटीमीटर है, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जा रहा है बच्चों तो वो आपका डिक्रीज हो रहा है। इज दैट क्लियर? जैसे जैसे वो आपका ऊपर बढ़ रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। और बच्चों जो आपकी टॉप रंग है ना, जो आपकी टॉप वाली जो रंग है उसका कितना है 25 सेंटीमीटर है, इसका लेंथ है 25 सेंटीमीटर। यही तो बात बोली हुई है इसने कि द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली। अच्छा बच्चों ये यूनिफॉर्मली वर्ड क्यों यूज किया है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है कि बच्चों अगर ये यूनिफॉर्मली नहीं बोला रहता ना तो मैं ये पता नहीं कर पाता कि ये आपका एपी है या नहीं है ना। इज दैट क्लियर? तो बच्चों यूनिफॉर्मली का मतलब जो आपका डिक्रीज हो रहा है ना, ये 45 फिर 49 हो रखा होगा, 48 रखा होगा, या फिर
कुछ भी आपका जो डिक्रीज हो रहा है ना, ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि पहले 5 सेंटीमीटर डिक्रीज हुआ, फिर आपका 2 सेंटीमीटर डिक्रीज हुआ, फिर आपका 1 सेंटीमीटर डिक्रीज हुआ। ऐसा नहीं है। जो डिक्रीज जो हो रहा है ना, वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस वाली बात आ गई। दैट मीन्स ये एक एपी बनाएगा, है ना। एपी बनाएगा तभी मैं ये पूरा सम फाइंड कर पाऊंगा। इज दैट क्लियर? तो अब पूछा क्या है हमसे क्वेश्चन में? पूछा ये है बच्चों कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर रंग्स। दैट मीन्स ये मेरा एक रंग हो गया, इसका लेंथ, फिर इसके ऊपर वाले रंग का लेंथ, प्लस इसके ऊपर वाले लेंथ रंग का लेंथ। ऐसे ही बच्चों जितने भी इसके अंदर रंग्स लगेंगे, जितने भी इसके अंदर रंग्स लगेंगे, उनकी मुझे लेंथ का सम फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ आया? उसकी हमें लेंथ का सम फाइंड करना है, क्योंकि उतना ही तो लकड़ी लगेगा हमारा। आई बात समझ में? कि जितना लेंथ ऑफ रंग्स है उतना ही तो मेरा लकड़ी लगेगा उनको बनाने के लिए। सो बच्चों व्हाट विल आई डू बेसिकली इज आई विल कैलकुलेट द टोटल लेंथ ऑफ ऑल द रंग्स। इज दैट क्लियर? बट हमें यह नहीं बोला गया कि उसके अंदर कितनी रंग्स है, तो वो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि उस लैडर के अंदर कितनी रंग्स है। तो इसके लिए हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या कि जो आपकी टॉप और जो बॉटम रंग है ना, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 1/2 मीटर, मतलब 2.5 मीटर है ये आपका। ये बात आई समझ में? जो टॉप रंग और जो आपकी बॉटम रंग है ना, उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 2.5 मीटर। नाउ बच्चों मैं इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके ये पता करूंगा कि उसमें टोटल कितने रंग्स है। जरा देखते हैं कैसे पता करेंगे। मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन का कोई यूज नहीं है। अब मैंने आपको पूरा इंफॉर्मेशन बता दिया, अच्छे से क्वेश्चन को समझा दिया। सो बच्चों बेसिकली सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि इस लैडर के अंदर कितने टोटल रंग्स है। सो बच्चों टोटल नंबर ऑफ रंग्स इन लैडर। सो टोटल कितनी लेंथ है इसकी? 2.5 मीटर है ना, या फिर 250 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं इसको। सो बच्चों 250 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय दो रंग्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर है ना, डिवाइडेड बाय 25। इज दैट क्लियर? +1, इसमें मैं +1 ऐड करूंगा। +1 ऐड क्यों कर रहा हूं? देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं इसके बीच का, है ना, तो यहां पे आपके रंग्स कितने यूज होगी? 2 रंग्स यूज होगी ना, बट मेरा कितना 25 सेंटीमीटर लगा है। ऐसे ही बच्चों अगर मैं इसकी बात करूं, देखो 3 रंग्स की बात करूं, सो ये डिस्टेंस कितना है? दिस इज 50 है ना, 50 है ना, और 2 रंग्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? 25। सो कितना आ रही है? 2 आ रहा है ना, बट मेरे पास मेरे रंग्स कितने यूज हो गए? इसमें 3 रंग्स यूज हो गए ना, तो मैंने +1 किया है यहाँ पे। इज दैट क्लियर? सो आप ऐसे टोटल नंबर ऑफ रंग्स निकालेंगे कि टोटल लेंथ कितनी है डिवाइडेड बाय 2 रंग्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, +1 ऐड करूंगा मैं उसके अंदर। सो बच्चे कितना बनेगा हमारा? 11 बन जाएगा। दैट मीन्स टोटल कितनी रंग्स है? 11 रंग्स है। ये बात आई समझ में? टोटल कितनी रंग्स है आपकी? 11 रंग्स है। सो बच्चों अब हमारा एपी क्या बन रहा है कि 45। इसके बाद मुझे नहीं पता कि सेकेंडरी टर्म क्या आएगी, बट मुझे ये पता है कि जो आपकी एपी की जो लास्ट टर्म होगी ना, वो कितनी है? 45 है। इज दैट क्लियर? ये बात समझ आई ना? एपी का फर्स्ट टर्म 45 सेंटीमीटर, ऐसे ही लास्ट कितना है? 25 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें पूरा सम निकालना है ना, हमें सम फाइंड करना है। सो देखते हैं सम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए इस एपी के अकॉर्डिंग हमारे पास ए का वैल्यू 45 है और लास्ट टर्म कितना है? 25, और एन का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, दैट इज 11। इज दैट क्लियर? अरे नाराज मत हो जाना। ऐसी कितनी रंग्स है? वी हैव टोटल 11 रंग्स ऐसे है। तो बच्चों पहले वाले की लेंथ कितनी है? 45 सेंटीमीटर है। लास्ट वाले की रंग की लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। तो ये एक एपी बन रहा है ना, एपी बन रहा है। तो क्या मैं इस टोटल का सबका सम फाइंड कर सकता हूं क्या?
दिस रंग प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस कर सकता हूं ना, क्योंकि एपी बना रहा है ना, और आई कैन फाइंड सम ऑफ एपी। सो बच्चों हमें फाइंड करना है S11। सो S11 इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। इज दैट क्लियर? यहां पे कॉमन डिफरेंस नहीं दे रखा था तो मैंने उसको यूज भी नहीं किया, है ना। लास्ट टर्म दे रखा है, मैंने उसको यूज कर लिया। नाउ बच्चों n का वैल्यू है 11/2 इंटू ए इज 45 प्लस लास्ट इज 25। नाउ 40 प्लस 20 60 प्लस 10 70 70 डिवाइडेड बाई 2 35। सो बच्चों 11 इंटू 35 विच इज इक्वल टू 385। इज दैट क्लियर? सो टोटल कितना लेंथ आ गया? 385 लेंथ आ गया। सो बच्चों मैं लास्ट में लिख दूंगा कि लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड इज 365 सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? आ गया समझ में? पहले हमने ये फाइंड किया कि टोटल कितने रंग्स होंगे, तो उसको फाइंड करने के लिए बच्चों वी हैव यूज्ड दिस 250 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 1 इक्वल्स टू 11। अब बच्चों मैंने ये पता कर लिया कि इस लैडर के अंदर 11 रंग्स होंगे, ठीक है, और ये रंग्स जितने भी हैं वो आपके, उनकी जो लेंथ है ना वो एपी बना रही है, क्योंकि वहां पे यूनिफॉर्मली वर्ड का यूज हुआ था। दैट मीन्स इनकी जो लेंथ है ना रंग्स की वो है कि एपी बना रही है। उस एपी का मुझे फर्स्ट टर्म मालूम है और उस एपी का मुझे लास्ट टर्म मालूम है, ठीक है, और मैंने एन का वैल्यू फाइंड कर लिया 11। तो मैं इस सब का सम फाइंड कर सकता हूं ना, तो मैंने इन सब का सम फाइंड किया, उसके लिए मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया n/2 इंटू ए प्लस 1 ए प्लस एल। तो बच्चों मैंने इसको यूज करके मैंने सम फाइंड कर लिया। इज दैट क्लियर? नाउ डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो जरा इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना। सो देखते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो कि द हाउसेज ऑफ ए रो आर नंबर्ड कंज्यूकेटिवली फ्रॉम 1 to 49। जैसे कि बच्चों कोई भी कॉलोनी होता है उसमें अगर मुझे हाउस नंबर देना होता है हर घर को, है ना, तो आप कैसे नंबर देते हो? 1 2 3 4 ऐसे नंबर देते हो ना। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है कि द हाउसेज ऑफ ए रो आर नंबर्ड कंज्यूकेटिवली फ्रॉम 1 to 49। ठीक है, यहां तक। आगे बोल रहा है कि सो दैट देयर इज ए वैल्यू x सच दैट the sum of numbers of houses, the sum of numbers of houses preceding the house numbered x is equal to the sum of numbers of houses following it, find x। कुछ भी समझ नहीं आया? जरा यहां देखो। देखिए बच्चों, ये ऐसा है कि we have 49 houses। इज दैट क्लियर? तो बच्चों उन 49 हाउसेज को मैंने नंबरिंग दे रखा है 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैंने नंबरिंग दे रखा है। सो बच्चों जितने भी आपके 49 हाउसेज हैं ना, उसमें से कोई एक हाउस ऐसा है जिसको मैंने नंबर दे रखा है x। आई बात समझ में? इन x जो आपके 49 हाउसेज है ना, उन 49 हाउसेज में से, इन 49 हाउसेज में से एक ऐसा हाउस है जिसको मैंने नंबर दे रखा है x। इज दैट क्लियर? अब बच्चों आगे क्वेश्चन ये बोला गया है कि जो आपने x हाउस माना है ना, उससे पहले वाले, ठीक है, कि आपको x ऐसे मानना है, आपको x वहां मानना है कि उससे पहले वाले जितने भी आपके हाउसेस आएंगे उनके नंबरिंग को अगर मैं सम करूंगा, है ना, उनकी नंबरिंग को मैं सम करूंगा तो वो आपका इक्वल होगा किसके? इस x वाले हाउस के जो बाद में जितने भी आपके हाउसेज आएंगे ना, उनकी नंबरिंग के इक्वल होगा। चलो फिर से मैं आपको बता रहा हूं, एक बार में समझ नहीं आएगा। देखिए बच्चों, जितने भी आपके हाउसेस थे, मान लीजिए 49 हाउसेस मैंने इसे लिख दिए, ठीक है, तो इन 49 हाउसेस में से मुझे एक हाउस को नंबर करना, ऐसे नंबर x करना है ना।
मैंने उस एक हाउस एक हाउस को ऐसे नंबर देना है, मान लो x नंबर ऐसे देना है कि बच्चों इस हाउस से पहले मेरे जितने भी हाउसेज आएंगे, इस हाउस से मेरे पहले जितने भी हाउसेज आएंगे उनकी नंबरिंग को अगर मैं सम करूंगा, उनकी नंबरिंग का अगर मैं सम करूंगा तो बच्चों वो आपका इक्वल होगा किसके, इसके बाद वाले जितने भी हाउसेज आएंगे उनकी नंबरिंग के इक्वल होगा। आई बात समझ में? जैसे कि मान लो कि 1 2 3 4 5 6 3 6 10 3 to 5 6 6 7 13 3 6 15। चलो ऐसे बैठ नहीं रहा ये, ऐसे ये बैठ नहीं रहा, ठीक है। तो बच्चों पहले ये बताओ कि आपका x क्या है, x क्या है बच्चों? x मेरा एक नंबर ही तो है ना, कहां से कहां के बीच में, कि 1 से 49 के बीच में कोई मेरा एक ऐसा नंबर है x, ठीक है। आया बात समझ में? x आपका नंबर ही तो है ना, कहां से कहां का, 1 से 49 के बीच का आपका कोई एक नंबर है x है, ठीक है। और वो x हमने ऐसे चूज किया है कि उससे पहले वाले जो आपके हाउसेज है ना उनकी नंबरिंग को अगर मैं ऐड करूंगा तो वो आपका इक्वल होगा इसके बाद वाले हाउसेज की नंबरिंग के, वो इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? तो बच्चों अगर मेरे इस हाउस का नंबर x है तो इससे पहले वाले हाउस का नंबर क्या होगा, x-1 होगा ना, और उससे पहले वाले हाउस का नंबर क्या होगा मेरा, x-2 ही होगा। ये तो पता है ना, क्योंकि आपने नंबरिंग क्या करनी है, ऐसे करनी है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करनी है ना। तो अगर मैंने इसको x माना तो इससे पहले क्या आएगा मेरा, x-1 ही आया होगा। ये बात समझ आई? अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आप लाइन लिख दो कि द सम ऑफ नंबर्स ऑफ हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड x इक्वल टू सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेज फॉलोइंग इट। तो इस कंप्लीट लाइन को आप यहां पे लिख दो, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा। ये बात आ गई समझ में? अब बच्चों मुझे सम निकालना है, इस x से पहले वाले हाउसेस की नंबरिंग का सम निकालना है। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स हमें सम निकालना है किसका, s x-1, ये हमें फाइंड करना है। ये बात आई समझ में? हमें क्या लिखना है, हमें s x-1 लिखना है। अरे आया कि नहीं आया बच्चों समझ? x क्या है मेरा, x एक नंबर है, 1 से 49 के बीच में वो आपका नंबर कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों अगर ये मेरा x हाउस है तो इससे पहले मेरे कितने हाउस हैं, x-1 इतने हाउस है ना, और मुझे इनकी नंबरिंग को ऐड करना है। तो दैट मीन्स मुझे फाइंड क्या करना है, s ऑफ x-1 फाइंड करना है। ये बात आई समझ में? अब हमें इनके बाद वालों को भी ऐड करना है बच्चों। तो मैं इन नंबर्स का सम कैसे फाइंड करूंगा, इन नंबर्स का मैं सम कैसे फाइंड करूंगा, टोटल माइनस x तक। आई बात समझ में? मुझे इसका सम फाइंड करना है ना, इधर वाले जो नंबर्स हैं आपके उनका सम फाइंड करना है मुझे। तो ये किसके इक्वल होगा आपका, टोटल माइनस इतना। तो बच्चों टोटल का सम कितना होगा, टोटल का सम कितना होगा आपका, s49 के नंबर्स कहां से कहां हैं, नंबर्स आपके कैसे हैं, 1 से 49 जो नंबर्स हैं आपके, अरे 1 से 49 ही तो नंबर्स हैं आपकी, नंबरिंग दे रखी है ना। तो टोटल कितने होंगे मेरे, s49 तो होगा नंबर्स का सम, ठीक है। इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट क्या करना है, यहां तक का। तो बच्चों यहां तक का सम कितना होगा मेरा, x ही होगा ना। ये रिलेशन समझ आई क्या, ये रिलेशन समझ आई आपको? तो इसी रिलेशन को मैं ऊपर लिख रहा हूं क्या, कि s ऑफ x-1 इज इक्वल टू s49 माइनस sx। अरे आई समझ में? अगर बच्चों समझ नहीं आया तो आप मुझे बोल देना, मैं कोई दूसरा मेथड से इसको आपको समझाने का ट्राई कर सकता हूं, ठीक है ना। वैसे आपको ये बात समझ आनी चाहिए थी, ठीक है। अब बच्चों हमें ये सोल्व फाइंड करना है। सो s(x-1) विल बी इक्वल टू व्हाट, क्योंकि जो हमारा Sn का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l होता है ना। इज दैट क्लियर?
सो बच्चों एस एक्स माइनस वन विल बी इक्वल टू वॉट, एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू ए प्लस एल। तो बच्चों हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए होगा कि नहीं होगा, फर्स्ट टर्म हमारा ए होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं 1 से 49 कर रहे हैं ना, तो जो हमारा पहला नंबर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म विल बी 1 प्लस लास्ट टर्म क्या होगी हमारी बच्चों, लास्ट टर्म हमारी x माइनस वन ही होगी ना, इक्वल टू S49 इज इक्वल टू 49 बाई 2 इंटू 1 प्लस 49 माइनस एस एक्स क्या होगा, एस एक्स विल बी इक्वल टू एक्स बाई 2 इंटू ए प्लस एल होता है ना, सो 1 प्लस एक्स। इज दैट क्लियर? सो बच्चों अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। इज दैट क्लियर? ये 1 से आपका ये 1 कैंसिल हो गया। तो बच्चों हमारे पास क्या मिला कि x इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 49 इंटू 50 माइनस ऑफ x इंटू 1 प्लस एक्स, इतना बच्चा, ठीक है। चलो अब इस वाली टर्म को आप उधर लेके आ जाओ। सो बच्चों इसको सोल्व कर दो तो ये क्या बनेगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ही होगा, ठीक है। अब इसको आप इधर लेके आओगे तो ये प्लस में हो जाएगा, फिर आप उसको सोल्व कर देना तो ये बन जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू, इनको आप सम कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो आप, सो 0 9 5 45 5 4 20 24, सो 2 4 5 0 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो बच्चों 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 4 5 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी मेरी 1225, है ना। सो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू मेरी आएगी प्लस माइनस 35, यस प्लस माइनस 35। बट क्या मेरा x नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बच्चों आपका जो x है वो 1 से 49 के बीच में है, तो नेगेटिव वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 35 वैल्यू x की आ गई, और हमें यही इसमें फाइंड करना है। इज दैट क्लियर? तो बच्चों वीडियो थोड़ी लंबी बनी है, बट एक क्वेश्चन और रह गया तो हम उसको फिनिश करके ही चलेंगे। मैं आपको फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था। देखिए कि हाउसेस का नंबरिंग कर रखा है 1 से 49, ऐसे कर, देखिए स्टार्टिंग से कर रखा होगा 1 2 3 4, ऐसे चलते चलते बच्चों एक नंबर ऐसा आया होगा मेरा x आया होगा, ठीक है। और फिर आपका ऐसे चलता गया और लास्ट नंबर मेरा कितना आ गया 49, ठीक है। आप एपी ऐसे बना ले। इज दैट क्लियर? ताकि आपको बेटर क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों इस x से पहले मेरा क्या आया होगा, x माइनस वन ही आया होगा ना, और चाहो तो आप लिख सकते हो इसके x के बाद क्या आया होगा, x प्लस वन आया होगा। अब बच्चों हमारा जो x है ना वो ऐसे हमने चूज किया है क्या, कि इससे पहले वाले जो भी हाउसेज है ना उनकी नंबरिंग का मैं सम करूंगा तो वो मेरा इक्वल होगा कि इसके बाद वाले हाउसेस की नंबरिंग के सम के इक्वल होगा। सो बच्चों इससे पहले मेरा ये एपी बन रहा है ना 1 2 3 4 अप टू x माइनस वन, तो इसका सम कितना होगा, इसका सम मैं बोल सकता हूं ना, दिस विल बी इक्वल टू s ऑफ x माइनस वन, है ना। 1 2 3 4 अप टू x माइनस वन। अब बच्चों हमें इसका सम निकालना है, तो ये हम सम कैसे फाइंड करेंगे, कंप्लीट का सम दैट विल बी इक्वल टू S49, है ना, माइनस इस इतने का सम, तो ये इतना क्या होगा मेरा s ऑफ x होगा ना, ये यहां से यहां तक, दिस विल बी sx। तो मैंने इसको सोल्व कर लिया, तो मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आई थिंक ज्यादा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ स्टूडेंट्स द लास्ट क्वेश्चन, कि a small terrace at a football ground comprises of 15 steps, each of 50 meter long and built of solid concrete.
each step has a rise of 1/4 मीटर एंड ए ट्रीड ऑफ हाफ मीटर। तो बच्चों इसका मतलब ये है, देखिए कि ऐसे सीढ़ियाँ लगी हुई है ना, जैसे आपके घर में सीढ़ियाँ होती है ना, वैसे सीढ़ियाँ लगी हुई है किसी एक फुटबॉल ग्राउंड के टेरेस के ऊपर, ठीक है। सो बच्चों जो एक सीढ़ी की जो आपकी लंबाई है ना वो कितनी है, एक सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 50 मीटर है। एक सीढ़ी की लंबाई कितनी है आपकी, 50 मीटर उसकी लंबाई है। अब बच्चों हर सीढ़ी की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो कितनी है, हाइट है कितनी, 1/4 मीटर, हाइट है कितनी, 1/4 मीटर। अब बच्चों आपने सीढ़ियां देखा होगा कैसे होती है कि पहले हम लोग ऊपर चढ़ते हैं फिर हमें थोड़ा सा चलना पड़ता है ना, ऐसी तो होती है आपकी सीढ़ियां। कैसी होती है, योर सीढ़ी इज लाइक दिस, कैसे बनाऊं, यहां से बेटर क्लियर हो। देखिए पहले ऐसी हाइट होती है, फिर बच्चों आपको थोड़ा सा ऐसा हॉरिजॉन्टल भी मिलता है ना सरफेस, फिर से आपकी फिर हाइट होती है, फिर आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस, फिर आपकी हाइट, फिर आपका ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्राउंड होता है, फिर आपकी हाइट, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, है ना। तो बच्चों ये जो आपकी हाइट है वो 1/4 मीटर है। वो जो ट्रीड बोला गया है ना, ट्रीड ये यही है, ये वाली जो है ना आपकी, दिस इज योर ट्रीड, और ये कितनी है आपकी, हाफ मीटर की ट्रीड है। इज दैट क्लियर। और इसकी लंबाई कितनी है, 50 मीटर इसकी लंबाई है। आई बात समझ में, आ गया ना, ठीक है। 50 मीटर लंबाई की आपकी सीढ़ी, जैसे इसकी सीढ़ी मान लो आप, ये सीढ़ी मान लो, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी क्या है, 50 मीटर इसकी लंबाई है इस सीढ़ी की। इसकी हाइट कितनी है, 1/4 मीटर इसकी हाइट है। और ये आपका ऊपर वाला जो ये वाला सरफेस दिख रहा है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, ट्रीड हो जाएगा। और ये कितना है, दिस इज हाफ मीटर। ये 50 मीटर आप ऐसे समझो, दिस इज योर 50 मीटर, ठीक है। और ये जो आपकी हाइट है, आप हाइट कैसे मानोगे, आप हाइट ऐसे मानोगे ना, ये आपकी हाइट कितनी है, दिस इज योर हाफ मीटर। और बच्चों ये जो है ना, ये वाली जहां पे मेरा मार्कर रखा हुआ, फिर नीचे मार्कर रखूं, ये वाली जो डिस्टेंस है ना आपकी नीचे, ये वाली देखो मैंने मार्कर रखा हुआ ना ऐसे, तो ये आपकी क्या है, ट्रीड है। और ये कितनी है, हाफ मीटर की है। इज दैट क्लियर। तो बच्चों अगर मैं एक स्टेप की बात करूं, है ना, तो दिस इज माई 1 स्टेप, ये मेरा एक स्टेप है ना। तो अगर बच्चों मैं इस स्टेप का वॉल्यूम फाइंड करना चाहूं, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये होता है ना। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ concrete required to construct first step कितना होगा बताइए जरा। फर्स्ट स्टेप के लिए कितना आपका वॉल्यूम रिक्वायर होगा, हाइट कितनी है इसकी, 1/4 मीटर इसकी हाइट है, 1/4 मीटर इसकी हाइट है। बच्चों इसका ब्रेड्थ कितना है, इसका ब्रेड्थ है फर्स्ट स्टेप का हाफ मीटर इसका ब्रेड्थ है। और इसका लेंथ कितना है, 50 मीटर इसका लेंथ है। ये बात समझ आई क्या। मेरा पहला स्टेप कौन सा है, ये वाला मेरा पहला स्टेप है। जस्ट इमेजिन कि आपकी जो घर में जो सीढ़ियां हैं उनको आप इमेजिन करो, ठीक है। सो बच्चों उनकी जो हाइट है वो 1/4 मीटर है, जो हमें ऐसे चलना पड़ता है, दैट इज योर हाफ मीटर। और इसकी जो हाइट है दैट इज 50 मीटर। तो बच्चों उसमें कितना कंक्रीट लगा होगा, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालूंगा मैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इतना आ गया आपका। तो इसको सोल्व करो। सो दिस इज इक्वल टू 25/4 मीटर क्यूब आ गया। अब बच्चों वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ठीक है, रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट सेकंड स्टेप। अब मैं सेकंड स्टेप की बात करता हूं। सो बच्चों सेकंड स्टेप में, तो मेरा सेकंड स्टेप कौन सा है, दिस इज माय सेकंड स्टेप, ये वाला मेरा सेकंड स्टेप है ना।
ये मेरा पहला स्टेप था और ये मेरा दूसरा स्टेप है। तो बच्चों इस दूसरे स्टेप में मेरा चेंज क्या हुआ है, मुझे ध्यान से बताओ कि इस दूसरे स्टेप में क्या चेंज हुआ है। क्या इस दूसरे स्टेप की लेंथ चेंज हुई है? नहीं। पहले भी जो आपकी सीढ़ी थी उसकी लेंथ कितनी थी? 50 मीटर। अब भी कितनी है? वो 50 मीटर ही है। क्या इसका मेरा ट्रीड वाला चेंज हुआ है? क्या मेरा इस स्टेप का ट्रीड चेंज हुआ है? नहीं। कितना है वो? हाफ का हाफ ही है। तो बच्चों चेंज क्या हुआ है? उसकी हाइट चेंज हो गई है। हाइट कितना हो गया? अब पहले आपका 1/4 मीटर ये था और ये भी मेरा कितना है? 1/4 मीटर है ना। ये आपका 1/4 मीटर और ये भी आपका 1/4 मीटर। तो कितना हो गया? ये भी आपका हाफ हो गया। समझ आ रहा है ना। देखो पहला स्टेप आपका ऐसे है, फिर दूसरा स्टेप आपका ऐसे होगा, फिर तीसरा स्टेप आपका ऐसे होगा, है ना। सो बच्चों ये वाला मेरा पहला स्टेप है, ये वाला मेरा पहला स्टेप है। तो इसका ये 1/4 है और ये इसका हाफ है। लेंथ तो आपको पता है ये 50 मीटर है। अब बच्चों अगर मैं दूसरे स्टेप की बात करूं, सो दिस इज द सेकंड स्टेप, है ना। दूसरा सीढ़ी ये है। अब इस दूसरे सीढ़ी में आपका जो ब्रेड्थ है वो तो हाफ मीटर ही है। चेंज क्या हुआ है? चेंज इसका हाइट हो गया। अब ये हाइट ये कंप्लीट बन गया इसका। तो कंप्लीट कितना हाइट होगा? 1/4 ये और 1/4 ये। तो कितना हो गया? ये हाफ हो गया। सो बच्चों दिस इज इक्वल टू व्हाट? 25/2 मीटर क्यूब। ये 25/4 मीटर क्यूब और ये 25/2 मीटर क्यूब। तो बच्चों ऐसे ही बताओ मुझे थर्ड स्टेप में क्या होगा? फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा? वही क्या कि 50 इंटू हाफ इंटू चेंज क्या होगा? फिर से आपका हाइट। तो बच्चों हाइट कितना होता है? देखिए ये भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4। तो अगर मुझे कंप्लीट हाइट निकालना है ये यहां से यहां तक, तो दिस विल बी इक्वल टू 3/4, है ना। सो बच्चों 3/4, सो दैट इज इक्वल टू 75/4, है ना। 75/4 मीटर क्यूब। तो यहां से हमारा एपी बन रहा है, हमारा यहां पे एपी बन रहा है बच्चों। तो मैं उस एपी को लिख लेता हूं। सो बच्चों 25/4, फिर दूसरे का वॉल्यूम कितना है? 25/2 एंड फिर तीसरे का वॉल्यूम है 75/4। ऐसे ही चलता जाएगा। और टोटल कितने स्टेप्स थे? मैंने हटा दिया। टोटल स्टेप्स हैं आपके 15 स्टेप्स हैं, है ना। मतलब कि टोटल 15 सीढ़ियां हैं ऐसे, ठीक है। अब बच्चों मुझे बताओ इस एपी में हमारा फर्स्ट टर्म कितना है? 25/4। हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है? 25/2 माइनस 25/4, दैट इज इक्वल टू 50। ठीक है 25/4 कितना आ गया? इसका डिफरेंस आ गया। और टोटल कितने स्टेप्स हैं? 15 स्टेप्स हैं। दैट मीन्स बच्चों ऐसी हमारी कितनी टर्म्स आएंगी? हमारी 15 टर्म्स आएगी। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था कि टोटल कितना वॉल्यूम हमारा रिक्वायर होगा, है ना। टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड। सो बच्चों दैट विल बी इक्वल टू, देखो ऐसे आपके स्टेप्स बन रहे हैं ना। तो अगर मुझे टोटल फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा? टोटल फाइंड करना है तो मैं इसका सम प्लस ये वाला वॉल्यूम प्लस ये वाला वॉल्यूम, ऐसे ही आपका ये वाला वॉल्यूम। तो ऐसे मुझे 15 टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा ना। ऐसे ही मुझे 15 टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे फाइंड करना पड़ेगा S15। सो बच्चों दिस विल बी इक्वल टू 15/2 इंटू ए 2a, दैट इज 2 इंटू 25/4 प्लस n-1। तो कितना होगा मेरा? 14 इंटू कॉमन डिफरेंस है हमारा 25/4। सो बच्चों 15/2 इंटू कैंसिल कर दो 25/2 प्लस कैंसिल करो 2 टाइम्स 25 7 जा
7 5 या 35, 5 3 175 डिवाइडेड बाय 2। सो बच्चों ये कितना हो गया मेरा 115/2 इंटू 200/2 बन गया ना। सो 50। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चों 15 इंटू 50 इज इक्वल टू 750। ठीक है, सो जो आपका टोटल वॉल्यूम निकल के आएगा ना दैट विल बी इक्वल टू 750 मीटर क्यूब। दिस इज योर टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड फॉर 15 स्टेप्स। लिख लेना आप, टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड फॉर 15 स्टेप्स। इज दैट क्लियर? सो बच्चों ये हमारी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, है ना। तो लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। इनकी जो लैंग्वेज थी ना वो मुझे बहुत ही प्यारी लैंग्वेज लगी। ठीक है, सो आपको जो दिक्कत आएगी वही लैंग्वेज में दिक्कत आएगी। एक बार आपका एपी बन जाएगा ना उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सो बच्चों ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबल वी विल स्टार्ट विथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आई थिंक। ठीक है, सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट बायोलॉजी क्लास। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू, थैंक यू।